Welcome to all. Again by Zoom representing the next video of NEET crash course class +1 के excretory product and their elimination की next video है। और ये जो topic है ये वो बहुत important topic है from theoretical point of view as well as the NEET point of view। सो टॉपिक का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में ऑपरेट होता है एंड देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द यूरिया एज वेल एज द NaCl। सो ये सभी के सभी मिल करके काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, यू रियली ऑब्जर्व कि व्हाट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका बेनिफिट क्या है, ये क्यों होता है किडनी के अंदर, और काउंटर करंट मैकेनिज्म किस किस एरिया में रोल प्ले करता है। अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म ना होता तो हमारे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के अंदर कौन सा स्टेप या कौन सा प्रोडक्ट चेंज हो जाता। क्लियर। सो इस वीडियो के अंदर आप डिटेल डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। क्लियर भी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर करना। ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम में यू आर ऑब्जर्विंग कि मैंने एक साइड वासा रेक्टा बनाई है क्योंकि वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के अराउंड कॉइल करती है। इधर मैंने नेफ्रॉन का क्या बनाया है, पूरा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बनाया है, जहां पे यू आर ऑब्जर्विंग दैट दिस इज द बोमैन कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल। इसके अंदर है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दैट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये है पीसीटी रीजन। इसके बाद में ये वाला है, अब ये जो ऊपर वाला रीजन है पीसीटी जहां पे रहता है वो कोर्टेक्स पार्ट है। जैसे ही लूप ऑफ हेनले आता है तो पहले आउटर मेडुला पार्ट आता है। आउटर मेडुला पार्ट ये हम किस बेसिस पे बताते हैं, ये हम इस बेसिस पे बताते हैं कि जो ऑस्मोलैरिटी होती है किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, वो 300 मतलब 280 से स्टार्ट होती है। 280 जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोमोल 280 ऑस्मोमोल पर लीटर, ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है। तो इसका मतलब जो ऑस्मोलैरिटी है रियल स्टार्टिंग में सेम होती है एज कम्पेयर टू द ब्लड एज वेल एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी। तभी तो यहाँ पर क्या होता है, इजीली जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो जाता है और ब्लड के अंदर से कोई भी न्यूट्रिएंट का अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं आउटर मेडुला पार्ट, इनर मेडुला पार्ट, तो उसमें ऑस्मोलैरिटी चेंज होती रहती है। ऑस्मोलैरिटी 300 से लेकर 600, 900 और बिल्कुल इन द डीपर जोन ऑफ द मेडुला रीजन जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 1200 ऑस्मोमोल पर लीटर हो जाती है। ओके, तो इसीलिए आउटर पार्ट जो आउटर मेडुला पार्ट है, आउटर मेडुला के अंदर क्या होता है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड इट इज हैविंग द थिकर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। दिस इज द थिकर सेगमेंट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद में यू आर ऑब्जर्विंग द डिसेंडिंग लिम्ब, इट इज द थिनर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ओके, फिर इसके बाद में ये आ जाता है असेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले इन द इनर मेडुला, डीपर पार्ट। और उसके बाद में ये आ जाता है ऊपर इसका क्या रीजन, दैट इज द थिकर पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, एंड नीचे जाकर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये अल्टीमेटली किस में हो जाती है, जब इसका फ्यूजन होता है और कलेक्टिंग डक्ट से, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डक्ट ऑफ बेलेनी। ओके, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ है, हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, पहला जो पार्ट था दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो उसमें यू आर रियली ऑब्जर्विंग डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेशर एंड ड्यू टू नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस है उसमें से ब्लड के अंदर से प्योर होकर के इम्प्योरिटीज नीचे चली जाती हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इधर से क्या चला जाएगा, जो प्योर ब्लड है दैट इज कंटेनिंग द बिगर न्यूट्रिएंट, बिगर पार्टिकल्स, तो वो इफ दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, दिस इज ईफ्रंट आर्टरियोल में चला जाता है और वो फिर कॉइल होता है किसके अराउंड,
that is known as the Vasa recta that coil around the loops of Henle. ओके, सो पीसीटी रीजन के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि पीसीटी जो है वो मेन पार्ट है जहां पे 65% ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, और यहां पर से जो कुछ इम्पोर्टेंट और यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो अगेन इसको यहाँ से निकाल लिए जाते हैं और ब्लड में डाल दिए जाते हैं। ये लगभग 65% सॉल्यूट्स को जो है इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर सोडियम है, जैसे कि इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे इसमें यहाँ से ब्लड के अंदर मूव कर जाते हैं। तो पीसीटी रीजन के अंदर अब ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू द ब्लड। तो इसीलिए पीसीटी रीजन और इधर इसके प्रेजेंट ब्लड कैपिलरी जो थी, जिसको हमने वासा रेक्टा या पेरिट्यूबुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरी बोलते, तो इन दोनों की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो सेम होती है, और पीसीटी रीजन के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक होता है। ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके बाद में हमने डिसेंडिंग लिम्ब में अगर हम देखा था तो डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली एंड ओनली इट इज परमिएबल टू वाटर, और ये बहुत ज्यादा एक्सेस में वाटर लॉस करता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, जो सॉल्यूट है वो हाइपरटोनिक बन जाता है, हाइपरटोनिक। उसके बाद में जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, एज यू नो इट इज टोटली इम्परमिएबल टू वाटर। यहाँ पर वाटर की मूव करने के लिए कोई भी एक्वापोरिन्स प्रेजेंट नहीं होते, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एक्वापोरिन्स यहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती ही नहीं है। और सिंपल क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बाहर के फ्लूइड को कंपैरिजन करें तो यहाँ पर टोटली जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपोटोनिक बन जाता है। ओके, ये आपको कंटेंट अभी दिमाग में रखने हैं, तभी आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ आएगा। उसके बाद में जो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग लिम्ब है, वो असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है ओनली एंड ओनली NaCl के लिए, और क्योंकि ये NaCl के लिए परमिएबल होता है और यहाँ पर यूरिया का भी इनपुट होती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इन मेंटेनिंग द काउंटर करंट मैकेनिज्म। यूरिया कहाँ से आती है, यहाँ पे कोलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रिलीज होकर के आती है और असेंडिंग लिम्ब में चली जाती है। Only and only NaCl and urea are maintaining the counter current mechanism for forming the glomerular filtrate converted into urine, only and only due to presence of counter current mechanism। और due to counter current mechanism इन सभी के बीच में counter current mechanism exchange हो रहा है, तभी हमारा जो यूरिन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड होता है। इतना ज्यादा एक्सेस में इसका वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मेनली वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए ही इन सेगमेंट के अंदर NaCl एंड यूरिया जो है वो आपस में एक्सचेंज करती रहती हैं। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब जो असेंडिंग लिम्ब है और डीसीटी है, ये सभी के सभी मैक्सिमम NaCl का ही एक्सचेंज करते हैं। डीसीटी रीजन के ऊपर हार्मोनल एक्शन होता है एंड इट इज ऑपरेटिंग अंडर द सिस्टम ऑफ रास सिस्टम, तो इसीलिए जो डीसीटी है वो तो बहुत ही एडवांस तरीके से वाटर को, सोडियम को, क्लोरीन को और पोटेशियम को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्लियर? ओके, अब अगर इसकी हम बात करें वासा रेक्टा की, अब अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो वासा रेक्टा है ये इसके ऊपर कॉइल है, इसके ऊपर कॉइल है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको साइड में लगा के बताया आपको कि एज इट इज इसके अराउंड रैप होती है, इनके बीच में एक्सचेंज होता है NaCl, यूरिया एंड वाटर का। ओके, सो यू आर ऑब्जर्विंग कि जो वाटर है वो वाटर यहाँ से, अब हम यहाँ पर वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट, वो सभी के सभी सॉल्यूट नहीं दिखा रहे जो हमने पिछले वीडियो में दिखा दिए थे, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड ओनली ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द NaCl एंड यूरिया फॉर द फॉर्मिंग द यूरिन मोर कंसंट्रेटेड। ओके, सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिसेंडिंग पार्ट है लूप, इसका डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट एक्सचेंजिंग द वाटर, तो इसकी जो वाटर लॉस की वजह से जो हमारा सॉल्यूट कैसा बन जाता है, हाइपरटोनिक बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस लूप ऑफ हेनले को देखें, वासा रेक्टा को, तो इट इज एक्सचेंजिंग द NaCl फॉर मेंटेनिंग द इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट। अब ये इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट इस किडनी के फ्लूइड का भी होता है। ध्यान दीजिएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के अंदर
वासा रेक्टा के अंदर और किडनी के अंदर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तीनों के बीच में ऑपरेट होता है। क्योंकि जो NaCl, मान लीजिए NaCl जो नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल से निकल करके आता है, वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, तभी जाकर के वो किसके पास जाता है, वासा रेक्टा के पास जाता है। तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में ग्रेडियंट इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अगर हम इस पे बात आए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की, अब अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन बताएं तो वो क्या बनती है क्या ये? इट इज द मूवमेंट ऑफ द फिल्ट्रेट या फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट मूव कर रहे हैं, एंड दैट मूवमेंट ऑफ द फिल्ट्रेट इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड थस फॉर्म ए काउंटर करंट मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आप क्या कहेंगे? एज द वासा रेक्टा इज ऑल्सो कोइल्ड अराउंड द लूप ऑफ हेनले, सो द मूवमेंट ऑफ द लिम्स आर also in opposite direction, so it is also maintaining the counter current mechanism. Second, फिर आप क्या कहेंगे कि both limbs of the loop of Henle as well as the vasa recta move opposite in direction and maintain a counter current mechanism between the kidney interstitial fluid also. Clear? Okay. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है वो NaCl को रिमूव करता है। यस, इस असेंडिंग पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले का वो बहुत ज्यादा एक्सेस में NaCl रिमूव करता है। तो ये NaCl कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास जाता है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अब धीरे धीरे किसमें एक्सचेंज होता है? वासा रेक्टा के अंदर एक्सचेंज होता है। ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले जो डिसेंडिंग पार्ट है वासा रेक्टा वो NaCl ले रहा है, क्योंकि वो कहाँ से मिला था उसको? इट इज बाय रिमूविंग द लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद में खुद रिमूव कर रहा है क्योंकि इसके अंदर खुद ज्यादा हो जाता है NaCl। ओके, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि असेंडिंग पार्ट जो है वो NaCl को रिमूव करता है और उसको कौन ले लेता है? डिसेंडिंग पार्ट NaCl को ले लेता है। ओके, यस, सो लूप ऑफ हेनले इज ऑल्सो मेंटेन इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ द NaCl। ओके, तो इसका मतलब आपको दो ही पॉइंट पे फोकस करना है, NaCl या यूरिया के ऊपर। ओके, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब। NaCl की बात हो रही है क्योंकि पहले हम NaCl की ले रहे हैं कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब एंड एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब एंड द वासा रेक्टा। ओके भाई, कि जो NaCl है वो NaCl असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बीच में भी एक्सचेंज होता है, एज वेल एज द इक्वल अमाउंट में वासा रेक्टा के अराउंड भी उसके साथ एक्सचेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो वासा रेक्टा है वो टोटली एंड टोटली किसके अराउंड कॉइल होती है? लूप ऑफ हेनले के अराउंड। ओके भाई, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि जो NaCl है इट रिटर्न बैक टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय असेंडिंग पार्ट ऑफ द वासा रेक्टा। ये जो वासा रेक्टा है इसमें जब NaCl ज्यादा हो जाता है तो ये सिंपल उसको किसके साथ एक्सचेंज कर देता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ, क्योंकि इन तीनों के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। और क्योंकि इतना सारा NaCl अब कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, तभी तो ऑस्मोलैरिटी जो है इन द डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला इट बिकम नियर अबाउट द 1200 ऑस्मोमोल पर लीटर। ओके जी, उसके बाद में अगर हम लास्ट पॉइंट यूरिया को देखें तो यूरिया क्या है? इट इज द सेकंड सॉल्यूट दैट मेंटेनिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड जो सेकंड इज यूरिया है विच इज एडेड टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट भी अपने सॉल्यूट को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया निकाल देती है। और ये आपको बताया गया था पिछली वीडियो में भी कि जो यूरिया है वो यूरिया इन द असेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले के अंदर एक्सचेंज कर जाती है, एंटर कर जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ और सिर्फ जो असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का वही यूरिया को रिसीव करता है, और इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में यूरिया का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। कलेक्टिंग डक्ट, interstitial fluid as well as the ascending part of the loop of Henle. Okay. So the urea है which is added to the interstitial fluid by simple diffusion by the collecting duct as well as the ascending part of the loop of Henle. Okay, so you are observing कि due to exchange of the NaCl and urea there is increasing the osmolarity in the deeper part of the inner medulla part
and due to presence of more and more osmolartic fluid in the interstitial fluid, there is formation of the more and more concentrated urine in the deeper part of the medulla। क्योंकि अगर हम लोकेशन देखें हमारी नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन सपोज दिस इज किडनी, किडनी का एक कोर्टेक्स पार्ट है, कोर्टेक्स पार्ट के अंदर जो नेफ्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन की इस तरह प्रेजेंट होती हैं ये, और नेफ्रॉन में ये देख रहे हो आप लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इनर मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होता है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मेडुला में, क्योंकि यूरिन को यहीं से जाना होता है, तो अगर वहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हाइपर ऑस्मोलैरिटिक होता है, 1200 ऑस्मोमोल तक ऑस्मोलैरिटी होती है, तभी तो हमारा जो यूरिन है वो बहुत बहुत कम वाटर को लेकर के यहाँ से पास आउट होता है। अगर हम यूरिन का कंपोजिशन देखें कि यूरिन की कंपोजिशन कितनी होती है, तो यू आर ऑब्जर्विंग दैट यूरिन इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट इन इट। ओके, येलो कलर का यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो येलो हो जाता है। हमारी डाइट के हिसाब से ये यूरोक्रोम पिगमेंट जो है वो बढ़ता और घटता भी रहता है। अमाउंट ऑफ द वाटर के हिसाब से भी यूरोक्रोम पिगमेंट की अमाउंट, कलर ऑफ द यूरिन जो है वो डिसाइड होता है। ओके, उसके बाद में अगर हम वाटर कंटेंट देखें तो इसमें 95% वाटर फिर भी होता है। सॉल्ट इसमें 2% होते हैं, यूरिया इसमें 2.7% होता है। और अगर हम यूरिया को पर डे के हिसाब से देखें, हम पूरे दिन में यूरिया कितनी रिमूव कर लेते हैं, 25 to 30 ग्राम पर डे यूरिया हम रिमूव करते हैं इन द डेली आउटपुट ऑफ दैट पर डे। इसके अलावा 0.3% अदर प्रोडक्ट होते हैं यूरिया के अंदर, जैसे कि हिप्यूरिक एसिड है, जैसे कि डाइज हैं, जैसे कि ड्रग्स हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है, और विटामिन सी भी कॉमनली इसके अंदर रिमूव आउट हो जाता है हमारे यूरिया के अंदर। क्लियर वे? सो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रोसेस देखा है, और आपको ये पता चला कि अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म ना होता तो हमारा यूरिन मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड नहीं होता, और हम यूरियोटैलिक ना होने की बजाय हम बहुत 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 ज़्यादा वाटर रिमूव करते हैं हमारे यूरिन के थ्रू। क्लियर भी? सो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट डिजीज रिलेटेड टू द किडनी करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।